नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ के युवा साथियों। एक खुशखबरी मैंने आपको दी 2 दिन पहले कि सीजीपीएससी ने 341 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू की है और खास करके सब इंस्पेक्टर, हालांकि सब इंस्पेक्टर के अलावा भी बहुत सारे पद है उसमें। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है जिसको आप भुना सकते हैं। उस वीडियो में बहुत सारे डाउट्स मैंने देखे कमेंट्स के रूप में, वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई ना करते हुए मैंने सोचा वीडियोज़ में बता दूँ। एक डाउट था एज से रिलेटेड। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर मेरा 1 जनवरी 2024 को 21 साल नहीं हुआ तो भर पाऊंगा क्या? नहीं भर पाओगे। 1 जनवरी 2024 को 21 साल मिनिमम मांगा है, मतलब 21 साल वहीं से काउंट होगा, आगे पीछे नहीं। आप अभी 21 साल के, उससे कोई लेना देना नहीं। 1 जनवरी 2024 से 21 साल के होने चाहिए, बात खत्म। अपर एज लिमिट 28 साल है। उसमें एक लेटर आया था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कि 5 साल स्ट्रिक्टली छूट मिलेंगे। तो सभी कैंडिडेट्स को 28 + 5 33 साल का तो छूट मिल ही जाएगा। जो छत्तीसगढ़ के निवासी है 33 साल को छूट हो गया। उसके बाद अपर लिमिट 33 साल से, उसके बाद रिजर्व कैटेगरी वाले लोग को छूट मिलेगा। जैसे ST SC OBC वहां पे स्पष्ट लिख दिया था, नोटिफिकेशन में दिखाया था कि 5 साल छूट मिलेगा। मतलब जनरल कैंडिडेट के हैं तो आप 38 साल आपको वैसे ही छूट वहां पे मिल गया। ठीक है, तो 38 ईयर्स तक आप भर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के हैं, सॉरी ST SC OBC कैंडिडेट्स के हैं तो 38 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो 33 साल तक तो है ही। पहले क्या होगा, तो जिन बच्चे ने पूछा था सर पहले क्या होगा, तो मैं, आप शायद वीडियो नहीं देखे होंगे, वीडियो में 6 अलग अलग चरण बताएं। पहला चरण है जो फिजिकल मेजरमेंट है, शारीरिक मापदंड जो भी होगा वो चेक किया जाएगा, हाइट है कि नहीं है। और आप फॉर्म भरे और आपको थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा है तो वहां पे जाके आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब सर पेपर कैसे आएगा, ये डाउट था। तो पेपर का लेवल कैसे था पिछले बार 2023 में, जनवरी 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, उसमें किस लेवल के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे ये हम आज डिस्कस करेंगे। और आपका भ्रम दूर करेंगे कि क्वेश्चन बहुत टफ आया था या टफ आता है। नहीं, आपके देखने का नजरिया चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए, और आज हम उसको बदल कर रहेंगे। क्वेश्चंस कितने इजी थे वो आपको बताएंगे, और साथ ही साथ जरूरी नहीं क्वेश्चन से आंसर जाया जाए, आंसर से भी, ऑप्शन से भी क्वेश्चन तक पहुंचा जा सकता है। कुल मिला के हमको मार्क्स गेन करना है। एक डाउट था नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड, तो ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करते जा रहा हूँ, वीडियो में आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, हाइट से रिलेटेड 5 सेंटीमीटर छूट मिलती है, अभी नोटिफिकेशन में नहीं दिया है बट वो कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, क्या नेगेटिव मार्किंग था, तो पिछले बार ये देखो, ये पेपर है मेरे पास और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 29 जनवरी 2023, पिछले साल का 2023 का। यहाँ पे ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थे, ये स्पष्ट मेंशन किया है, स्पष्ट मेंशन किया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, और भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, हम सारे आपके समस्या का समाधान करेंगे। चलो आगे चलकर, ये YouTube पर ही मैंने सोचा है कि ये जो रीजनिंग और मैथ्स ज़्यादा बच्चों को टफ यही लगता है, तो रीजनिंग और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। प्रैक्टिस सेट में किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे ये कंप्लीशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन है, रीजनिंग में पर्टिकुलर एक पार्ट है, तो इससे मिलते जुलते 4-5 क्वेश्चंस हम रख लिए। ऐसे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं तो 30, 40, 50 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करवा दिए, ताकि मिलते जुलते क्वेश्चन जो सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं वो उसकी तैयारी आपकी हो जाए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बजाय हम जैसा पैटर्न पूछा जा रहा है वो तैयारी कर सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक, इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपके किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ, कैसे काम आ सकता हूँ, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, वैसे सॉल्यूशन लेकर आएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन, हम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद मैथ्स के 10 क्वेश्चन। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन में पहला, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। पैटर्न को पूरा करने वाले सबसे उपयुक्त आकृति को पहचाने। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न, ये पैटर्न को कंप्लीट करना चाहिए, ये बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 अलग अलग खंड है और चौथा खंड खाली है।
मुझे ये स्पष्ट समझ आ रहा है कि ये खंड का मिरर इमेज इधर बना हुआ, जैसे ये गोला है, सर्कल है, तो यहाँ पे भी सर्कल कर दिए है, ठीक, मिरर इमेज में ये इधर आ जाएगा, सर्कल कर दिए हैं, और जो कालापन था उसको हटा दिए। ये बक्सा इधर बक्सा बन गया है, लेकिन यहाँ का जो सफेदी था इधर कालापन कर दिया, मतलब काला को सफेद कर दिया, सफेद को काला कर दिए। कंफर्म करने के लिए हम दूसरे आकृति में भी देख लेते हैं, जैसे देखो ये ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल को इधर खिसका दिया, ये डायमंड जैसी आकृति है, इसको इधर कर दिए, काला को सफेद, सफेद को काला कर दिए। तो ठीक इसी प्रकार क्या ऐसा नहीं होगा कि ये ट्रायंगल को यहाँ पे मैं ट्रायंगल बनाऊंगा और इसको काला कर दूंगा, और ये डायमंड को यहाँ पे रखूंगा और इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इधर चल देगा, लेकिन ये काला हो जाएगा, और ये सर्कल है यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये सफेद का सफेद रहेगा। तो इस तरीके से हमारा सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या सा दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है। ये देखो तो कितना इजी था, 1 मार्क्स आप आसानी से ले सकते थे यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे संस्थान द्वारा सीजी जो भर्ती निकली है सीजीपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर की, इसकी बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। ये कोर्स के डिस्क्रिप्शन ये बाजू में डिटेल्स पूरे दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। 4000 वैसे फीस है, बट हम बच्चों को अभी शुरुआत 100 बच्चों को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये कोर्स केवल 1999 रुपीज़ में मिल जाएगा, लगभग 2000 में। 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है, बस वही आपको पे करना पड़ेगा। और इसमें सारे जो पूरा पीएससी प्री का पैटर्न है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके हिसाब से पूरी तैयारी कराई जाएगी आपकी। ठीक, रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, 1 साल की वैलिडिटीज रहेगी, कभी भी आप इन वीडियोस को देख सकते हो, कितने बार भी देख सकते हो, चिंता का कोई विषय नहीं है। ठीक, चिंता का कोई विषय नहीं है। बीच बीच में मैं लाइव सेशन भी आऊंगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा ना तो मैं लाइव भी आऊंगा डाउट क्लियर करने के लिए। जितने भी डाउट्स रहेंगे तो लाइव भी इंटरेक्ट करेंगे आपसे एप्लीकेशन में। ठीक, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, जो सारी अलग अलग किताबों का एक क्रक्स है, वो भी आपको तैयारी करने में हेल्प करेगा। ठीक है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी है, केवल 149 रुपीज़ में, प्लस 10 रुपीज़ प्लेटफॉर्म चार्ज लगेगा, वो अलग से लगता है, हमारे पास नहीं आता। 149 रुपीज़ का टेस्ट सीरीज है। इसमें हम आपको 40 टेस्ट दे रहे हैं, 40 टेस्ट, जिसमें 30 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। तो ये भी आप सुविधा अपने लिए ले सकते हो। इस टेस्ट में मैथ्स रीजनिंग जो है वो बाइलिंगुअल रहेगा, बाकी सारे हिंदी भाषा में रहेंगे। चलो, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। 11, 39, 89, 167 और क्वेश्चन मार्क ये दिया है। अब ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और देखो यहाँ पे मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि इसका आंसर निकालने में आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ता, थोड़ा सा मेहनत तो जरूर करना पड़ता आपको, लेकिन मैंने बोला कि आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन में जा सकते हो। कैसे? देखो 11, सबसे पहले हम नंबर को लिखते हैं, 11, 39, 89 और 167 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन मार्क को छोड़ो, 11 और 39 के बीच में डिफरेंस कितना का है? 28 का। इनके बीच डिफरेंस कितना है? 50 का। इनके बीच डिफरेंस कितने का है? 78 का। 28, 50, 78 ऐसे डिफरेंस आ रहा है। देखो, नंबर सीरीज में आंसर निकालने का सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप इन दोनों नंबर का ना डिफरेंस निकाल लो कि कितना जोड़ घटा रहा है। अब इसमें कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है तो आप इजीली जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखो, ये नंबर बढ़ रहे हैं। 167 के बाद किसी तरीके से क्या 144 आ सकता है? नहीं, क्यों? कम तो होगा नहीं। और जब देखो, जब 28 बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है, 78 बढ़ रहा है, थोड़ा और ज्यादा ही बढ़ जाएगा। मैं सही आंसर पे आऊंगा, लेकिन मैं आपको तरीका सिखाना चाह रहा हूं, तरीका बताना चाह रहा हूं, उस तरीके पे आप ध्यान देंगे। तो 144 तो गिरे हालत में नहीं हो सकता, 167 के बाद 189 भी नहीं हो सकता। क्यों? अरे जब ये 28, 50, 78 बढ़ रहा है तो 10-20 थोड़ी नहीं बढ़ेगा, 10-20 तो और नहीं बढ़ सकता। सर ये बढ़ सकता है कि लगभग, ये देखो लगभग इसमें कितने का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा? 33, 50, लगभग 50 का डिफरेंस। अरे 50 तो यहीं पे बढ़ गया, उसका 78 बढ़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा और ज्यादा बढ़ना चाहिए था। 225 भी कट गया। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपको आंसर मिल जाएगा 279, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, बिना क्लू देखे। लेकिन मैं इसको क्लू बताता हूं, ये देखो, अब रख के भी देखते हैं कि एग्जैक्ट क्लू बन क्या रहा है। तो 279 को मैं यहाँ पे एज अ आंसर मान के चलता हूं। अब क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? देखेंगे 28, 50, 78 और इनके बीच का डिफरेंस में देखो 167 और 279 का, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 112। बोले सर यहाँ पे तो कुछ क्लू नहीं दिख रहा है। जब क्लू नहीं दिखता तो इस डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालना होता है। देखो ये 28 और 50 जोड़ा है, लेकिन क्या है इसमें कुछ क्लू मिल रहा है क्या? देखते हैं। ये 22 का डिफरेंस है, ये 28 का डिफरेंस है, ये यहाँ पे 34 का डिफरेंस है। बोले सर अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा है। 22 और 28 में कितने का डिफरेंस? 6। 28 और 34 में 6 का डिफरेंस। देखो मिल गया क्लू। इनके भी 6 का गैप था। ठीक है, 6 का गैप था, तो 22 में 28 जोड़े, 28 में 34 जोड़े, तो 78 में भी क्या जोड़ना चाहिए? 34। तो 34 जोड़ के 112,
फिर 112 को 167 में जोड़ोगे तब जाके 279 आएगा। लेकिन ये तो क्वेश्चन से आंसर जाने का तरीका था, मैं आपको ऑप्शन से चुन के बताया कि कितना आसान है, ऑप्शन से देखना, ऑप्शन से एलिमिनेट करना और सही आंसर तक पहुंचना। लोग उसमें समय बिता देते हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन मैंने एकदम झटके से ही काट दिया। ठीक है, ये कम नहीं हो सकता, ये 10-20 थोड़ी नहीं बढ़ेगा जब 78 बढ़ गया, तो ये भी 40-50 थोड़ी नहीं बढ़ेगा जब 78 बढ़ गया, उससे ज्यादा ही बढ़ेगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा था 279, कितना आसान है देखो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लेटर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। देखो एक क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बोल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर दिए 6, 4 और 4 और ये n दिया हुआ है। 6 + 4 10 होता है, 10 + 4 14 होता है। तो जब हम अल्फाबेट सीरीज लिखते हैं तो a को 1 लिखते हैं, b को 2 लिखते हैं, c को 3 लिखते हैं, d को 4 लिखते हैं, ऐसी n को 14 लिखा जाता है, m को 13 लिखा जाता है, u 21 होता है और क्या है l 12 होता है, z क्या होता है z 26 होता है। ऐसे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14n, 7 + 1 10, 10 4 7 + 1 8, 8 + 4 12, तो l बराबर 12 होता है। 6 10 16, 16 5 21, 21 बराबर u होता है, 22 v होता है। तो ऐसे ही 14 + 2 16, 16 + 1 17 और 17 के लिए अल्फाबेटिक नंबर कौन सा है, वो आता है q, a b c d, ऐसे गिन सकते हो और बेस्ट तरीका होता है इसको याद रखना। ठीक है, याद रखना। कोर्स में इस प्रकार के पैटर्न बहुत बताए मैंने, ए बी सी डी अल्फाबेट सीरीज के अंतर्गत आता है, जहाँ पे ए से जेड मैं पूरा ट्रिक से आपको याद करवा के दूंगा। वहां पे ट्रिक से डायरेक्ट आप याद कर सकते हो कि क्यू का 17 होता है, आर 18 होता है, ठीक है, एच 8 होता है, ऐसे डायरेक्ट आपको सारी चीजें याद रह जाएंगी। तो इसका बेस्ट आंसर क्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, रैंकिंग का चैप्टर है, रैंकिंग नामक चैप्टर है, ऑर्डर रैंकिंग बोलते हैं। छात्रों 60 छात्रों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है। यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी। लोगों को लगेगा लंबा चौड़ा दिया है, किस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहली बात देखो, 60 स्टूडेंट बता दिया है, 60 स्टूडेंट बता दिया जिसमें लड़कियां लड़कों से दुगनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं। अगर मान के चलो लड़कों की संख्या x होती, बॉयज कितने होते s, तो गर्ल्स मैं बोल सकता हूं दुगने हैं तो 2x, और यही मिलके तो पूरे टोटल स्टूडेंट बनेंगे क्या, तो x + 2x, लड़के और लड़की मिलके कितने स्टूडेंट उस क्लास में 60, यानी कि 3x = 60, x = 20। ये सॉल्व करोगे तो x = 20 मतलब बॉयज 20 हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी, जस्ट उसकी दुगनी है। तो ये तो सॉल्व करने का एक तरीका हो गया है ना। बाकी आप इसको नहीं सॉल्व करेंगे तो भी सीधा सा दिख रहा है, लड़के 20 रहेंगे, डबल 40, 20 + 4 मिलके 60, टोटल 60 स्टूडेंट है, जिसमें लड़कियों की संख्या कितनी है 40 और लड़कों की संख्या 20 है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं करके ज्यादा समय लग रहा है, बाकी आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, बहुत ही कम समय में बना पाओगे आप। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है। मान के चलो ये देखो, शीर्ष से 27वें स्थान पर कौन है, 27 नंबर पर कौन है, लक्ष्मी है। 27 नंबर पर कौन है, लक्ष्मी है। तो मुझे ये बताइए 27 नंबर पर लक्ष्मी है, 27वें नंबर पर, तो 27वें नंबर पर लक्ष्मी है तो लक्ष्मी के आगे कितने लोग होंगे, 26 लोग होंगे, क्योंकि लक्ष्मी का रैंक खुद 27वां है। लक्ष्मी के ऊपर कितने लोग रहेंगे, 26 लोग रहेंगे। इतनी सी बात समझ आई। ठीक है, यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो बोले, अभी तो बोले सर 26, हाँ 26 में लड़के लड़की दोनों शामिल हैं। लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो देखो 26 में अगर मैं 9 घटा दूं तो 9 लड़के हैं, और अगर 9 में घटा दूं तो 17 मिलती हैं, 17 मुझे लड़कियां मिल गई। 9 लड़के हैं आगे तो बचे लोग क्या हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगी, 17 लड़कियां मिल गई। तो उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी, ध्यान रखना, सवाल ध्यान से सुनिएगा। उसके रैंक के बाद और कितनी लड़कियां होंगी, इसके बाद देखो 27 तो लक्ष्मी का खुद का नंबर था, और टोटल उस स्टूडेंट कितने लोग हैं, 60 छात्र हैं, मतलब इसके बाद टोटल और कितने लोग होगा, 27 के बाद हो गए आपके 33 लोग, है ना, 33 लोग हो गए। लेकिन हमको पूछा कितनी लड़कियां होंगी, तो भैया 17 लड़की तो यही खुद हो गई, 17 लड़की लक्ष्मी के आगे हो गए, लक्ष्मी खुद मिला के 18वीं लड़की हो गई। तो भैया लड़कियों की संख्या अगर 40 है और उसमें से मैं 18 लड़कियां घटा दूं तो और कितने लड़कियां बचेंगी, 22। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22। समझ आई बात, 22। बोले सर ये कैसे कैसे लाए, एक बार बता दो। फिर से बताता हूं पूरा सवाल। 60 स्टूडेंट्स हैं, लड़कियों की संख्या 40 और लड़कों की संख्या 20। 27वें नंबर पर लक्ष्मी है, और ये सवाल में बताया जा रहा है कि लक्ष्मी के ऊपर 9 लड़के हैं। लक्ष्मी के ऊपर टोटल 26 स्टूडेंट मिलेंगे, ये 27वें नंबर पर है। तो 26 में 9 लड़के होंगे तो बाकी घटा दो, 17 लड़कियां हो गई।
अब ये पूछा जा रहा है लक्ष्मी के बाद और कितने लड़कियां हैं, तो भैया लड़कियां यहाँ पे 17 हो गई, और ये लड़की लक्ष्मी इसको भी तो जोड़ोगे, ये भी तो लड़की है, तो 17 + 18 ये हो गए, तो टोटल 40 लड़कियों में 18 लड़कियां घटा दोगे तो बचेंगे कितने, 22। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 22। ठीक है, 23 करने गलती मत कर देना। लक्ष्मी के बाद पूछा है, लक्ष्मी के बाद कितनी लड़कियां होंगी, तो बाद पूछा मतलब वो लक्ष्मी शामिल नहीं होगी। 17वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न को पूरा करने वाले आकृति को पहचानो। ये भी कंप्लीशन ऑफ फिगर होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। बहुत ही आसान सवाल होता है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे आसान तरीका क्या होता है, उसी पेपर में आप ना गोदागादी कर दो, बन जाएंगे। लेकिन जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो वो ऑप्शन नहीं रहता, बट यहाँ पे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो कंप्लीशन ऑफ फिगर, ये जस्ट ना ऐसे मिरर इमेज किया हुआ है। अब देखो इसकी आकृति कैसे बनेगी, ये ऐसे रहेगा क्या, और ये गोला बनेगा, हाँ कि ना, हाँ। जैसे ये लकीर है तो ये पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ। और वैसे ही ये ऐसे बनेगा, हाँ। ये देखो ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए आपको लग रहा होगा सही, लेकिन नहीं, सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंतिम तक गया हुआ है ये एक्स्ट्रा। देखो ये गोला गोला पूरा नहीं है, यहाँ पे बीच में गैप है, ये वाला हिस्सा गैप है। यहाँ पे देखो ये वाला गैप है, ये वाला गैप है, ये वाला गैप है, वैसे यहाँ पे भी गैप है। ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी पे भी गैप नहीं है। ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है, ऑप्शन सी मुझे सही दिख रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में यहाँ पे हल्का सा गैप दिया हो ना, ठीक। तो कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज XCHJJG। ओके, यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपको ये सारे ना नंबर मालूम होने चाहिए, A for 1, B for 2, C for 3, ऐसे। तो अभी तो मैं आपको यहाँ पे याद नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत लंबे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसी टाइप के क्वेश्चंस के मैं प्रैक्टिस यूट्यूब पर फ्री में कराऊँ तो आप मुझे बताइएगा। रीजनिंग और मैथ्स ऐसे क्वेश्चंस, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं करा के दूंगा जिनका मैथ्स बिल्कुल डब्बा है, 0 है, वो भी 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं अगर वो मेहनत करे तो। ठीक है, 20 में 20 आप स्कोर करोगे। ठीक, तो बताइएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, हम फिर उस पर काम करेंगे। मंकी M फॉर होता है 13। ठीक है, ये पूरा मैं मंकी ही लिख देता हूँ, MONKEY, मंकी लिख दिया। M होता है 13, O होता है 15, N होता है 14, K होता है 11, E होता है 5 और Y होता है 25। अब नीचे उसको क्या लिखा बोल रहा है, XCHZ और G लिखा गया है। X मतलब होता है 24, C 3, H 8 होता है, J 10 होता है, ये 10 हो गया, G 7। अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता पा रहा हूँ, याद है आपको भी इसको याद करना पड़ेगा। अब नंबर लिखने के बाद ना बहुत आसान हो जाता है कि ये देखना कि इसमें क्या सीरीज किया गया है। तो देखो कुछ नहीं, बस उल्टा पैटर्न किया गया है। 25 में 1 घटाया 24, यहाँ 2 घटाया 3, यहाँ 1 घटाया 2 घटाया, अब ये 3 घटाएगा, 11 में 3 घटा के 8, अब यहाँ 4 घटाएगा, 14 में 4 घटाएगा 10, अब यहाँ 5 घटाएगा, 15 में 5 घटाएगा 10, यहाँ 6 घटाएगा, 13 में 6 घटाएंगे 7। तो ये बताइए टाइगर को कैसे लिखेंगे, तो TIGER, टाइगर के लिए T फॉर होता है 20, 20 मैच बोलते हैं ना, 20 मैच, तो 20 T20 बोलते हैं, तो T20 होता है, I 9 होता है, G 7 होता है, E 5 होता है, 18 र 18 में र आता है, तो ये R 18 होता है। अब यहां से पीछे चलते हैं, 18 से 1 घटाएगा कितना लेगा, 17, 5 से 1 घटाए, 5 से अब 2 घटाएगा ना, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है, 5 में 2 घटाएगा 3, 7 में 1 घटाया 2 घटाया, यहाँ पे 3 घटाएगा तो 4, यहाँ पे 4 घटाएगा तो 5, यहाँ पे 5 घटाएगा तो 15, 17 किसके लिए होता है, Q के लिए, 3 किसके लिए, C के लिए, 4 D के लिए, 5 E के लिए, 15 O के लिए। तो देखो QCDEO, QCDEO ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, QCDEO ये हमारा बेस्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ठीक, समझ बात। चलिए फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फॉलोइंग फिगर एज पार्ट। देखो ये इसको एम्बेडेड फिगर बोलते हैं, छिपी हुई आकृतियां, एम्बेडेड फिगर। उस वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति उसके भाग में छिपी हो, उसमें भाग में छिपी हो। अब ध्यान रखना, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ रोटेशन अलाउड नहीं रहता। क्वेश्चन में लिखे रहे मत लिखे रहे, रोटेशन अलाउड नहीं रहता। अब रोटेशन अलाउड नहीं रहता उसका क्या तात्पर्य है, जैसे मैं बोल रहा हूं ये वाली आकृति निम्नलिखित में से किस में छुपी है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है ये लो, क्या इसमें ये आकृति छुपी हुई नहीं दिख रही, ये तो दिखी हुई।
हाँ कि ना? अब अगर ठीक मैं इसको उल्टा बनाता अब भी क्या इस आकृति छुपी हुई? हाँ छिपी हुई है, लेकिन अगर उसमें लिखे रहेगा ना क्वेश्चन में कि रोटेशन अलाउड है तभी आप करेंगे, अन्यथा नहीं है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी में रोटेशन अलाउड नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए ये बताया हूं। अब देखो यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ फिगर दिख रहा है क्या? यहाँ पे तो कहीं पे ऐसे लाइन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे शुरुआत में ही लाइन है, इधर लाइन नहीं दिख रहा है मुझे, इधर दिख रहा है लेकिन गैप नहीं दिख रहा है। सी ऑप्शन में जरूर दिख रहा है, देखो ये देखो हूबहू ऐसे मिल गया हमको, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। देखो ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसको मैं आपको बता देता हूं तो ये बहुत आसानी से बनेंगे। जैसे जब भी लड़की की बात आए तो हम ऐसे गोला करेंगे, और लड़के की बात आए तो डब्बा करेंगे। लड़की की बात हो तो गोला कर दिया, लड़के की बात हो तो डब्बा कर दिया। बोले सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आप क्लियरिटी रहे। ध्यान रखना, पिंकी कौन होगी? लड़की होगी, लड़का होगा? आप बोलोगे सर लड़की, लेकिन मानना नहीं है। जब तक यहां ना बता जाए कि पिंकी लड़की है तब तक पिंकी ना तो लड़की है ना लड़का। आपको जब क्वेश्चन में बताएगा तभी मानना, या किसी तरीके से मालूम चल जाए। नाम देखकर भावनाओं में नहीं बहना है, तो लड़का लड़की नाम से जज नहीं करेंगे, दिया रहेगा तभी हम उसको मानेंगे, नहीं तो नहीं। समझिए बात। अब अगर मैं भाई बहन पति पत्नी की बात कर रहा हूं तो इसी जनरेशन में लूंगा। अगर इनके मम्मी पापा की बात करूं तो एक जनरेशन ऊपर, बच्चे की बात करूं तो नीचे जनरेशन। ऐसे आप डायग्राम बनाने में सावधानी बरतेंगे, ठीक। जैसे ए इज बी सिस्टर, ए बी की बहन है। कौन बहन है? बी बहन नहीं है, ए है। ए बहन है किसकी? बी की। तो ये लो भैया, ए को बहन बना लिए, बी की बहन है। बी की बहन है कौन? ए। भाई बहन में ना सिंगल लकीर बनाना ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखो ए बहन है तो ए को मैं गोला कर लिया, बी को नहीं किया। क्यों? ए बहन है तो बहन तो लड़कियां ही बहन होंगी, लेकिन बी काहे मैं लड़की और लड़का नहीं मानूं? भैया जरूरी थोड़ी ना भाई बहन का ही रिश्ता हो, बहन बहन का भी तो रिश्ता हो सकता है। तो बी के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं मालूम कि बी लड़की है या लड़का, ठीक, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सी बी की माता है, सी बी की माता है। अब ये इसकी मम्मी है, अब मम्मी है तो ये लड़की होगा, ये तो मुझे मालूम चल जाएगा। डी सी का पिता है, डी यहां पे बना दे रहा हूं मैं, डी सी का पिता, और इसको बक्से में कर दिया क्योंकि पिता लड़का हो गया। तो पूछ रहा है और क्या है? ई डी की माता है, इसकी और माता ऊपर बनाते चल रहे हैं, ई डी की माता है, ओके। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ए डी से किस प्रकार संबंधित है? और ये जब क्वेश्चन पूछता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ए का डी से संबंध बताना, डी का से संबंध बताना है। मैं आम बोलचाल की भाषा में इसको बताता हूं। जब भी ऐसा सवाल रहे ए डी से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब होता है ए डी का क्या लगता है, ए डी का क्या लगता है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए डी का क्या लगता है, तो ये बताओ। देखो अब यहां पे ना जिसके बारे में पूछ रहे हैं ना, इसका क्या लगता है उसको आप मान लेना। जैसे डी मान के चलो मैं हूं या आप हैं, आपकी जो बेटी रहेगी उसका जो भी बच्चा रहेगा, ठीक है। अच्छा ए से ए के बारे में पूछ रहे हैं, ये दोनों बहन बहन है, अगर ये इसकी माँ है तो ये इसकी माँ भी होगी। भाई बहन या बहन बहन जो भी हो, इसकी माँ है मतलब इसकी भी तो माँ होगी। तो अगर डी की बेटी को आप क्या बोलोगे? पोती या नतनी? हालांकि चारों ऑप्शन में कहीं पे भी नतनी ऑप्शन नहीं दिया या नाती ऑप्शन नहीं दिया, नतनी ऑप्शन नहीं दिया है, नतनी बोलते हैं, नतनी है ना, तो वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम पोती मान के चलेंगे, ग्रैंड डॉटर। हालांकि हिंदी में पोती सही शब्द नहीं है। पोती किसको बोलते हैं? लड़के की बेटी को पोती बोलेंगे, लड़की की बेटी को हम लोग क्या बोलते हैं? नतनी बोलते हैं हिंदी में, बट नहीं दिया ऑप्शन तो पोती मान के चलेंगे आप, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसके किसके बीच बताना है? टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ये वेन डायग्राम के कुछ मैं रूल्स बताता हूं। जैसे देखो मान के चलो कुछ लड़के डॉक्टर्स हो सकते हैं क्या? जैसे कुछ लड़के हैं, ये बॉयज का ग्रुप मैंने बना लिया है, तो डॉक्टर तो लड़की भी हो सकते है लड़का भी हो सकता है। तो बॉयज और डॉक्टर को मैं ऐसे संबंध बना लूंगा क्या? ये कुछ डॉक्टर हैं कुछ बॉयज हैं, लेकिन बॉयज के कुछ हिस्से डॉक्टर होंगे, ये दोनों में आपस से कॉमन मिल गया। समझ आ रही बात? जरूरी थोड़ी हर बॉयज डॉक्टर हो, कुछ लोग टीचर हो सकते होंगे, ये लोग कुछ टीचर, कुछ लोग और कोई प्रोफेशन बता दो, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग आकृति बना सकते हो। तो जब समानता मिले ना तब ऐसे आपको एक गोला को टकराना है, ठीक है। समझ आई बात? अब देखो, अब समझना फादर और मेल के बीच क्या
संबंध बनेगा, फादर और मेल। मेल मतलब पुरुष वर्ग हो गए, फादर मतलब पिता हो गए। तो ये फादर को मैं बना लिया। अब क्या हर फादर मेल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई मेल है वो फादर हो। समझ आ रही बात? अरे शादी नहीं हो रही कि पिता कैसे बन जाएंगे, किसी बच्चे नहीं हो रहे कैसे पिता बन जाएंगे? तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनाए। कभी कभार दोनों गोलन नहीं टकराते, जैसे बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज का ये कॉलम और गर्ल्स का ये कॉलम दोनों आपस में टकराएंगे ही नहीं। जो लड़का है वो लड़की नहीं होगा, जो लड़की है वो लड़का नहीं होगा। अब बोले सर दोनों हम तो देखें, फिर वैसे वाला यहाँ पे ट्रेंड नहीं चलेगा, बॉयज अलग लड़की अलग, तो यहाँ पे कोई संबंध नहीं बन रहा है। लेकिन दोनों स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्या? हाँ स्टूडेंट्स हो जाएंगे ये लोग, कुछ बॉयज स्टूडेंट भी हो गए, कुछ गर्ल्स भी स्टूडेंट होंगे, ऐसे संबंध बन सकते हैं ये आकृति। ठीक, समझ आई बात? तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम में अंतर होता है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो अलग अलग आपको तरीका बता दिया, अलग अलग डायग्राम बता दिया। अब टेनिस फैन, ये लो टेनिस फैन की आकृति। कुछ टेनिस फैन क्रिकेट प्लेयर भी तो हो सकते हैं क्या? जरूरी थोड़ी ना मैं अगर फुटबॉल का फैन हूं तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, बट फुटबॉल प्लेयर हूँ। तो ये टेनिस फैन वाले हो गए, ये क्रिकेट प्लेयर हो गए। अब ये दोनों स्टूडेंट भी तो हो सकते हैं, हम लोग स्कूल में भी तो खेलते थे गेम। तो ये स्टूडेंट्स को मैं कुछ इस तरीके से बनाया कि इसको भी छूले और इसको भी छूले, ताकि ये टेनिस फैन और इसमें भी संबंध बन जाए, इन लोगों में भी संबंध बन जाए। तो बेस्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो देखो ये बदलने के लिए क्या करना होता है, 5, 3, 8, 12 और 4, और ये इक्वल टू क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए बोल रहे हैं। पहला ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, और ये इंटू तो कुछ नहीं बदले, और ये माइनस प्लस हो गया, और ये डिवाइड रह गई। सॉल्व करके देखते हैं। आपको बॉडमस रूल मालूम होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया था, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ऐसे मालूम है। तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो 12 डिवाइड बाई 4 कितना आता है? 3, और 8 किया कितना आता है? 24। तो 5 माइनस 24 प्लस 3 बराबर 3 आएगा क्या? नहीं, ये तो आंसर माइनस में आ जाएगा, ये ऑप्शन फिट नहीं है मतलब। चलो दूसरा ट्राई करके देखते हैं। 5, 3, 8, 12, 4 बराबर 3। अब इसको मैं थोड़ा दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखता हूँ, माइनस और डिवाइड को। तो प्लस को चेंज नहीं करेंगे, इनटू को चेंज नहीं करेंगे, माइनस के जगह डिवाइड कर दिया और डिवाइड की जगह माइनस कर दिया। अब देखते हैं क्या आंसर सही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखो 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, मतलब 8 डिवाइड बाई 12, ये तो ऐसे हो जाएगा, या यहीं से इसको काट दोगे तो ये 2/3 आ जाएगा आपके पास। 3 और ये 3 कट गया, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? नहीं नहीं, एक मिनट रुको, 2 मिलेगा आंसर, 2/3 आएगा, 2/3 आएगा, 3 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया मुझे को? 5 प्लस 3 इंटू 8, और ये 12 डिवाइड हो जाएगा नीचे, ये 3 से 4 बार में कट गया, 4 से 2 बार में कट गया, 2 बच गया, और फिर आगे -4 है। तो 5 प्लस 2 -4, 7 -4 क्या बच गया मेरे पास? आंसर 3 बच गया। ये रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जो बहुत इजी थे, पूरे 10 के 10 आप सॉल्व कर सकते हो, और गलत बनाओगे तो भी माइनस मार्किंग नहीं था पिछले बार, तो आपके लिए फायदेमंद साबित तो हो जाएगा। ठीक, समझ आई बात? अब हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ मैथ्स के पोर्शन करते हैं कवर। ठीक, और मैथ्स भी कितना आसान है, और ऑप्शन से भी क्वेश्चन हम जाकर देखेंगे। ठीक, कितने टाइम का वीडियो हुआ एक बार? ठीक है, आधे घंटे मैथ्स के भी लिए लगेंगे, और मैथ्स फिर हम कवर करेंगे, और कितना आसान है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ बंद मत करना। चलिए, अगर देखो इस वीडियो से किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी आपको 1% का भी लाभ मिलता है ना, तो उसका सम्मान जरूर करना है। आपको ये वीडियो कैसे लगा उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और लाइक का बटन होता है, लाइक कर देंगे। ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो इससे मालूम चलता है कि बच्चे ये वीडियोस को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। कमेंट्स आता तो मालूम चलता है कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, वीडियो पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एटलीस्ट उन बच्चों जिनको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, किसी प्रकार से लाभ मिल रहा है, तो इसको जरूर व्यक्त करें। उससे हमको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली संदेश मिल जाता है कि आपको किस प्रकार के कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो हम उसी पर मेहनत करते हैं। और जिनको जिसमें कोई लाइक नहीं है, जिसमें कोई कमेंट नहीं जाता, तो ऐसा लगता है कि बच्चों को इसमें शायद इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उस क्षेत्र में काम करेंगे जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन से ऑप्शन जाएंगे, आपको बहुत समय लगेगा। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि ऑप्शन से क्वेश्चन जाया जाए, और तरीके में भी कौन से तरीकों को चुनना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है।
टोटल कितना टाइम ले रहा है? 5 घंटे 15 मिनट। अच्छा 15 मिनट मतलब मैं अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करूं, 15 डिवाइड बाई 60, 1/4 घंटा बोल सकता हूं क्या? बोले सर 60 से काहे डिवाइड किए? अरे 120 मिनट होता तो आप कितने घंटे बोलते बताओ? 2 घंटे। कैसे निकाले? 120 डिवाइड बाई 60, 2 घंटे। बस वैसे 15 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करना चाहूँ, कैसे करूंगा? 15 डिवाइड बाई 60 कर दो, 1/4 घंटा। तो ये 5 घंटे और 1/4 है ना, मतलब 5 प्लस 1/4 घंटे, इतना यात्रा करता है, इतना टाइम लगाता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो किसका आधा बोल रहा है? आधा भाग दूरी का, समय का नहीं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, दूरी का आधा भाग। अब ये बताओ उसने कुल कितनी दूरी तय की? 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन से ही क्वेश्चन को बनाऊंगा। और चारों ऑप्शन में अगर ये मुझे डायरेक्ट देखने को मिलता ना, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करता, मैं डायरेक्ट 270 मार देता। लेकिन उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, उसके लिए चाहिए अनुभव। तो उसका अनुभव थोड़ा सा मैं साझा करके देख रहा हूँ। आप ये इतने सारी दूरी है ना, इन सबको आधा आधा बांटोगे ना तो सब एकदम दशमलव में आंसर देने लग जाएंगे आपको। एक ही ऐसा फिगर दिख रहा है 270, जो आधा से डिवाइड करो तो थोड़ा ठीक ठाक हो, मतलब राउंड फिगर वाला फिगर आप देखने का प्रयास करेंगे। 278, 270, 378, 270, 1028, 189। इसमें राउंड फिगर वाला क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 270 दिख रहा है। इसी चीज को ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? इसी चीज को ट्राई करके देखेंगे। तो 270 का आधा आधा भाग करूं, ये 135 किलोमीटर और ये 135 किलोमीटर, ठीक? ऐसी राउंड फिगर वाले ना कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको देखने मिल जाएंगे, सीआई में खास करके। अब 135 किलोमीटर की यात्रा वो कैसे तय किया होगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और बचा आधा 135 किलोमीटर के हिसाब से कैसे, कितना तय किया होगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब देखो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम मिलाकर 5 घंटे 15 मिनट लगने चाहिए, तब आपको क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, समझ लेना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को मैं इधर खिसकाता हूं तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को इधर ला लिया, स्पीड को नीचे ला लिया। तो यहां पे कितना टाइम लगा मैं देखता हूं कितना टाइम लगा देखते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। दूरी कितना तय किया? 135 किलोमीटर। कितने स्पीड से? 45 की स्पीड से। 45 से ये 3 बार में कट जाएगा, इसमें लगा 3 घंटा। और यहां पे देखते हैं दूरी कितना? 135 किलोमीटर। कितने की रफ्तार से? 60 से। अब देखो इसको मैं आराम से काटता हूं, 5 से काटा 12 बार में, 5 से काटा 27 बार में, 3 से काटा 4 बार में, 3 से काटा 9 बार में। 9/4 कहने का तात्पर्य है 2 1/4, है कि नहीं? क्या ये उतना घंटा लगा कि नहीं लगा? 2 घंटा, 3 घंटा 5 और 1/4 भी तो है, तो 5 1/4 टाइम लगा कि नहीं लगा? लगा ना? ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं, और इसको एक्स मान के चलते बहुत समय लग जाता। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बट मैंने बोला ऐसे ऑप्शन से भी आप जज करना कोशिश करो ना, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास समय का अभाव रहता तो ये 270 मार के चल देता मैं। ठीक चलो, इस प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत ईजी रहते हैं, लोगों को लगता है कि कैसे बनाया जाए। ये मैं 2-3 क्वेश्चन बना के बताता हूं आपको, फिर आप इसको ट्राई करके देखना, खुद ही बना लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, मान के चलो मैं बोल रहा हूं कि कोई राशि, इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% की जगह ना आप करो 15%, कितना करो? 15%। 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी को मैं कर ले रहा हूं फिलहाल चौगुनी। कितना? चौगुनी। फिर आप बताना कि क्वेश्चन को देख के बताना उसका आंसर क्या होगा। तो ये बताओ कितने वर्षों में कोई धनराशि 15% ब्याज दर के हिसाब से 4 गुना हो जाएगा बोल रहा है। मान के चलो कोई मैं एक राशि लेता हूं 100 रुपए, ये 4 गुना, इसके 4 गुने होने का मतलब है ये 100 रुपए कितना रुपए बन जाएगा? 400 रुपए। समझना बात को, 100 डबल हो गया तो 200 हो जाता, 4 गुना होगा तो 400 हो जाएगा। अगर 100 रुपए 400 बन जाए तो मैं क्या बताऊंगा कि ये कितना रुपए ब्याज देगा? 300 रुपए। ब्याज तो 300 रुपए होगा ना। बोले सर 4 गुना हो जाएगा तो 400 मिलेगा। अरे 400 मिलेगा, लेकिन उसमें 100 रुपए तो आपका खुद मूलधन भी शामिल है क्या? ब्याज कितना बना? ब्याज बना 300 रुपए। अब ये बताओ 15%, 100 का 15% कितना होता है? 15 रुपए। एक साल में 15 रुपए बनेगा तो 300 रुपए बनने में कितना साल लगेंगे? 300 डिवाइड बाई 15 कर दो, 20 साल लगेंगे। समझ आई? बोले सर 15 से डिवाइड क्यों किए? अरे मैं बोल रहा हूं आपको एक साल में 2 रुपए दूंगा, आपको 40 रुपए इकट्ठा करने में कितने साल लगेंगे? तो 40 डिवाइड बाई 2 कर दो, 20 साल लगेंगे, है कि नहीं? 20 × 2 40।
तो ये समझ आया। अब ठीक ये क्वेश्चन करके देखो आप, सेम वैसे ही बनाओ, मेरे बनाने से पहले आप बना के देखेंगे। कोई धनराशि 25% साधारण ब्याज से 3 गुना हो रहा है, मतलब 100 रुपए का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 का 300 होना चाहिए। ब्याज कितना बनेगा एक्स्ट्रा? 200 रुपए। 1 साल का कितना परसेंट ब्याज दे रहा है? 25%। तो 100 रुपए का 25% कितना होता है? 25 रुपए। तो 1 साल का 25 रुपए मिल रहा है, 200 रुपए होने में कितने साल लगेंगे? 200 डिवाइड बाई 25 कर दो, 8 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 8 साल। तो 70 क्वेश्चन का आंसर है डी, 8 साल। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के मासिक आय का अनुपात 4 और 3 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3 और 2 है। यदि प्रत्येक 6,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो ए का मासिक आय कितना है? देखो मैं मान के चलो 100 रुपये कमाता हूं और उसमें 80 रुपये खर्च कर देता हूं और 20 रुपये बचाता हूं। ये इनकम था मेरा, ये एक्सपेंडिचर था, खर्च व्यय, और ये मेरा सेविंग था। तो मैं इक्वेशन ये बना सकता हूं क्या? इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, व्यय प्लस बचत, यही क्या होता है? मेरा आय होता है, मेरी आय होती है, इनकम होती है कि नहीं? ठीक, तो इस इक्वेशन को आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो मासिक आय का अनुपात कितना है? 4 और 3 है। 4 और 3 है, ये लो मैं 4/3 लिख लेता हूं, अनुपात को 4/3। तो ये तो दोनों का अनुपात हो गया इनकम का। उनके मासिक व्यय का अनुपात 3 और 2 है। देखो व्यय करते 3 और 2, मेरे को एक्चुअल अमाउंट तो नहीं मालूम, इनकम को तो मैं रेशियो में लिख लिया 4/3। एक्सपेंडिचर व्यय कितना हो गया है बोल रहा है 3 और 2, तो मैं इसको 3x और 2x मान लूँ क्या? 3x और 2x मान लूँ क्या? बोले सर हाँ। ये बताओ खर्चे में फिर उसके बाद बचत कितना करते हैं? 6,000 रुपये प्रति माह बचाते हैं, तो ये भी 6,000 बचाएगा और ये भी 6,000 बचाएगा, है कि नहीं? ये इक्वेशन बना लेंगे आप, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या किया हूं देखो, एक्सपेंडिचर खर्चा ये 3x किया, ये 2x किया। बचत किसने कितना किया? 6,000 रुपये दोनों ने किया। तो ये खर्चे और बचत मिला के ही तो इसका इनकम होगा। इनकम का रेशियो लिख दिया 4 और 3। ठीक, अब देखो इसको उठा के मैं इधर डालता हूं और इधर इसको मल्टीप्लाई करता हूं, पक्षांतर करता हूं, तो ये आ जाएगा 4 2x प्लस 6,000 बराबर ये 3 इधर जाएगा 3x प्लस 6,000। 6,000 है वो आखिरी का, दिख नहीं रहा है। 4 दूनी 8x प्लस ये 4 छक्के 24,000, 3 इंटू 3 9x प्लस ये 3 और 6 18,000। ठीक, 8 को उधर भेज दो, 18 को इधर ला दो। 24,000 में ये 18,000 को इधर ला के मैं घटा देता हूँ। 8x को इधर लेके चले जाता हूँ, 9x माइनस 8x, तो ये आ जाएगा आपका 6,000 रुपये। और ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 6,000 रुपये आ गई। अभी आपका आंसर नहीं आया, 6,000 बोल के टिक मत मार देना, खैर 6,000 ऑप्शन में है भी नहीं। ये पूछ रहा है एक ही मासिक आय कितनी है? एक ही मासिक आय पूछा हुआ ना, मंथली इनकम ऑफ ए। ठीक है, एक ही मासिक आय कितनी है? अब ये बताओ ए का मासिक आय कितना है, तो ए का खर्च कितना है वो देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू आई 6,000, तो इसका खर्च है 3x मतलब 3 इंटू 6,000 18,000, और वो बचाता कितना है? 6,000 रुपये। तो 18 प्लस 6 24,000 इसका मासिक आय होगा। ठीक है, 24,000। नहीं समझ आएगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। 79 क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है भाई 15 मिनट, फिर 15 मिनट को मैं ना कन्वर्ट कर लेता हूँ कितने घंटे में, 15/60 मतलब 1/4 घंटा। अब आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वो क्या पूछ रहा है? कितने किलोमीटर तय करेगी, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस को एक तरफ रखता हूँ, ये टी को इधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई होने चल जाएगा। नहीं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये बोल सकता हूँ। ठीक, तो डिस्टेंस तो निकालते हैं। स्पीड मुझे दिया गया है एक 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे। सर ये दो अलग अलग स्पीड कैसे? ये मैं बता दूं, नाव की गति है 15 किलोमीटर और धारा की गति है 5 किलोमीटर। अब ये देखो, आप कभी भी नाव चलाए होंगे या तैराक होंगे तो तैराकी किए होंगे। अगर शांत जल रहता है ना और आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चला रहे हो तो नाव एक्चुअल में 10 के हिसाब से ही चलेगा, लेकिन आप एनर्जी लगा रहे हो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, लेकिन पीछे से बहाव भी आपका ढकेल रहा है, आपको फेवर कर रहा है, आपके अनुकूल चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो अब जो एक्चुअल स्पीड होगी ना वो 10 + 5 जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या निकालना है?
धारा के अनुकूल जाते हुए, धारा के अनुकूल जाएंगे तो धारा की स्पीड जुड़ जाती है, बस इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्पीड 15 नहीं होगा, 15 + 5 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी स्पीड, इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है? 15 मिनट मतलब 1/4 घंटा। ये लो, तो डिस्टेंस आ गया, ये 4 से काटे 5 बार, 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर। और जो मैं प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूँ, फिर उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसे ये उस चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, उस चैप्टर से मिलते जुलते पैटर्न के और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ये बहुत ही स्मार्ट तरीका हो जाएगा तैयारी करने का। ठीक है, बहुत ही स्मार्ट तरीका हो जाएगा तैयारी करने का। और कई लोग, आधे ज्यादा लोग, देखो ना, मैं एक बात बता दूं, सब इंस्पेक्टर में कंपटीशन आधा हो जाता है, आधा से भी कम हो जाता है, 25%। क्यों 25%? उसका मैं कारण बताता हूं। हर आपको बाकी किसी भी, जैसे हॉस्टल वार्डन का एग्जाम आया, कोई और एग्जाम आया, सब पढ़ने वाले हैं। जिसका हाइट अच्छा है वो भी एग्जाम में बैठेगा, जिसका हाइट छोटा है वो भी एग्जाम में बैठेगा। लेकिन सब इंस्पेक्टर में नहीं होगा ऐसा। जिसका हाइट छोटा है वो कट जाएगा, जिसका नॉक नहीं है वो कट जाएगा, सब कट जाएंगे। आधे ज्यादा तो वहीं पे कट जाएंगे। ठीक, समझ आ रही बात? तो आधा कंपटीशन तो ऐसे ही कट हो गया। फिजिकल मेजरमेंट के चलते 50% आबादी कट हो गया। बचे 50% ना फिजिकल के डर से नहीं एग्जाम दिलाते, और एग्जाम दिलाते तो फिजिकल क्लियर नहीं कर पाते। तो फिजिकल की तैयारी आज से आप चालू करेंगे। जो भी बच्चे एग्जाम निकालना चाहते हैं ना, तो फिजिकल की तैयारी आज से करना। आज से 100 मीटर दौड़, जो एकदम मोटे भैंसे थोड़ा लेदरे टाइप के होंगे, है ना, तो उनको क्या करना है, अगर आप ये डर से एग्जाम नहीं दिला रहे हो कि भैया फिजिकल दिलाना पड़ेगा, तो गलती है। 2-3 महीने 4 महीने में सब फिट हो जाता है। पहले दिन दौड़ना, पहले दिन चल लेना, 2-3 दिन 4 दिन चल लेना, ताकि आपका पैर दर्द ना हो। अगर जो एकदम इरेगुलर कैंडिडेट्स हैं, जो कभी दौड़ते चलते फिरते नहीं है, 2-3 दिन चलना, फिर 100 मीटर दौड़ना, 100 से 200 करना, 200 से 500, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ऐसे अपनी रनिंग स्पीड करना। फिर पहले तो दौड़ना, फिर टाइम देखकर दौड़ना। ऐसे आप फिजिकल की तैयारी करेंगे और आज से ही चालू कर देंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 to the power 25 + 3 to the power 26 + 3 to the power 27, ऐसे कर करके ये पूछ रहा है निम्नलिखित किस संख्या से विभाजित होगा। ये बताओ, मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूं, इसका क्या मतलब होता है? 3 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा। 3 का क्यूब लिखता हूं, इसका मतलब क्या? 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 7 का पावर 4, 7 की घात 4, मतलब 7 को मैं 4 बार लिखूंगा। हाँ कि ना? बस वैसे ही एक और चीज मैं समझाता हूं। 3 to the power 10 है, इसको मैं 3 to the power 9 × 3 लिख सकता हूं क्या? बोले सर ऐसे कैसे? ऐसे होता है क्योंकि ये 3 to the power 9 और ये इसका कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो बस वैसे ही 3 की घात 25 है, 3 की घात 26 है, 3 की घात 27 और 3 की घात 28 है। ये किससे डिवाइड होगा बोल रहे हैं? तो मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखता हूँ। एक काम करता हूँ, 3 की घात 25 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1। यहाँ पे 3 की घात 26 है, मतलब खाली 3 बच जाएगा, 3 की घात 1 बच जाएगा। यहाँ पे 3 की घात 2 बच जाएगा और यहाँ पे 3 की घात 3 बच जाएगा। हाँ कि ना? तभी तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 की घात 25 ही रहेगा। ये 3 की घात 26 हो जाएगा, 3 की घात 25 + 2 27 और 25 + 3 28। हाँ कि ना? हाँ। अब देखो, 3 की घात 25 और ये ब्रैकेट में क्या है? 1। 3 की घात 1 मतलब 3, 3 की घात 2 मतलब 9 और 3 का क्यूब मतलब आपका 27। तो ये 3 की घात 25 इंटू 1 + 3 4, 4 9 13, 13 + 27 40, 40 होता है। अब हमको ये देखना है कि ये किससे डिवाइड होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, 11 16 25 और 30। 11 16 25 रखूंगा ना, कोई डिवाइड नहीं होगा, आप देख के जज कर सकते हो। लेकिन देखो, क्यों 3 की घात तो है ही है ना, मतलब 3 से डिवाइड होगा तो बन सकता है काम। ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, एक ही ऑप्शन बचता है 30। तो मैं 30 को रख के देखता हूँ डिवाइड होता है कि नहीं होता, ये देखते हैं। अब डिवाइड बाई 30 अगर करूंगा तो भैया 0 0 तो यही कट जाएगा। और ये जो 3 है, या इससे क्या नहीं कटेगा? कटेगा। 3 की घात 25 को मैं 3 की घात 24 × 3 लिख लूंगा, तो ये 3 3 कट जाएगा। और इसका अल्टीमेट आंसर क्या आएगा? 3 की घात 24 × 4। हालांकि आंसर नहीं पूछा है, बट मैं बता रहा हूं इससे डिवाइड हो जाएगा। तो सीधा सिंपल आंसर क्या है? 30। ठीक है, समझिए बात? चलो, और अगर तुक्का मारना होता ना, तुक्का कैसे मारे? अरे भैया 3 की घात 5, सब चीज 3 3 3 3 3 3 है, तो डिवाइड भी वही करता जिसमें वो 3 शामिल हो। 3 से ये डिवाइड नहीं होता, ये नहीं होता, तीनों ऊपर के तीनों 3 से डिवाइड नहीं होते, कि मात्र ये होता। डायरेक्ट मार सकते थे आप, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ऐसे गैस करके आप मार्क्स लेके आ सकते थे।
अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट गेन ऑफ 15%। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 6 रुपए और अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता है। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी होगी? जितने रुपए में भी खरीदे, मैं उसको 100% मान लेता हूं कि 100% में खरीदी होगी, 100% उसका कॉस्ट प्राइस होगा। ये जो उसको 6 रुपए मिल रहे हैं ना, 6 रुपए अधिक पर बेचा होता, ये एक्स्ट्रा 6 रुपए कितने के बराबर है? कब उसको एक्स्ट्रा 6 रुपए मिल रहा है? जब वो 15% की जगह 18% लाभ पर बेच रहे हैं। मतलब ये जो 6 रुपए है वो 3% के बराबर है। मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर 6 रुपए 3% के बराबर है तो 100% के बराबर कितना? ये परसेंट तो काट ही दो, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 × 100 200। आंसर आ जाएगा आपका सी, 200 रुपये। ठीक, चलिए। चीनी की कीमत, इसका ये बहुत अच्छा ट्रिक होता है, सब देख के ही बन जाता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। बट फिर भी जैसे कोई 25% की वृद्धि करता बोलता है ना, तो आंसर 20% की कमी आता। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, 25% की वृद्धि तो 20% की कमी। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। बट ठीक है, अभी हम पूरे मेथड से बना लेते हैं। चीनी की कमी में 20% की वृद्धि कर दी गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो? अब ये लोगों को क्या लगता है कि 20% बढ़ा दिए ना तो 20% कम कर दो तो आंसर 20%। इतना आसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। देखो, मान के चलो ये ए है और ये बी है। ए की सैलरी है 100 रुपये और बी की सैलरी है 150 रुपये। मैं पूछूं बी की सैलरी ए से कितनी ज़्यादा है रुपए में, तो बोलोगे सर 50 रुपये ज़्यादा है। अच्छा, ए की सैलरी बी से कितने रुपए कम है, बोलोगे सर 50 रुपये कम है। अच्छा, ये सही है। तो जब आप रुपए की बात करते हैं ना, तब कोई अंतर नहीं आता, तब बस ज़्यादा और कम रहता है। लेकिन यही चीज़ मैं परसेंट की बात करूँ ना, तो परसेंट में अंतर हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ बी की सैलरी ए से कितनी ज़्यादा है, तो परसेंट निकालना है, कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो रुपए में तो 50 रुपये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा? ए से ज़्यादा। तो जिसके कंपैरिजन किया था ना, जिससे तुलना किया था, उसको हम नीचे में रखते हैं। बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो ए की सैलरी को नीचे रख देंगे क्योंकि ए से तुलना कर रहे हैं। ए की सैलरी कितनी है? 100। परसेंट निकालने के लिए आपको मालूम होगा इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 100 और 100 कट गया, कितना परसेंट? 50%। लेकिन अगर मैं सवाल को उल्टा कर दूं, क्या उल्टा कर दूं, ए की सैलरी बी से कितने प्रतिशत कम है। अब किसकी तुलना में पूछ रहा है? बी से। बी की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है, तो रुपए में तो 50 रुपए ही कम होगा। लेकिन अब यहां पे मैं कितने को रखूंगा? बी को रखूंगा, क्योंकि बी से तुलना की जा रही, तो 150 रखूंगा इंटू 100। तो ये 3 से कटेगा, 100/3 मतलब 33.33% आएगा। तो रुपए में भले 85 रुपए हो, लेकिन प्रतिशत में अलग अलग हो जाता है। बस वैसे ही 100 रुपए से रुपए कितना बढ़ गया होगा? 120। अब वापस मुझे कम करना होगा, तो ये +20 था, -20 ही करूंगा, -20 ही करूंगा, है ना। लेकिन अब मैं बेस किसको रखूंगा? 120 को, क्योंकि यहां से अब मेरे को कम करना है। इंटू 100, ये 0 0 कट गया, ये 6 बार में 100/6 मतलब 16, 2/3 आता है, 16.67%। ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और मेरे YouTube सेक्शन में आप परसेंटेज वाला टॉपिक को देखेंगे, वो फ्री में अवेलेबल है, या जो कोर्स खरीदा होगा तो परसेंटेज जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें पूरा ट्रिक बता दिया हूँ। 10 से ज़्यादा होगा तो कितने से कम होगा? 9 1/11। ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, चलो। द लीस्ट फ्रैक्शन अमंग, इसमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो डिवाइड कर करके देख लेना ही सबसे बेटर ऑप्शन होगा। जैसे 3 / 2, दशमलव लगाऊंगा तो इधर 0 जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर 0.67 समथिंग आता है, तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे, इसका वैल्यू आएगा 0.67। 3 / 5 करोगे ना, तो इसका वैल्यू आएगा 0.60, है ना, 0.60। 7 / 9 करूंगा तो पॉइंट लगाओगे तो इधर 0 जुड़ जाएगा, 8 9 72, 7 समथिंग जाएगा, है ना। तो 0.7 समथिंग आ रहा है ना। और लास्ट और कुछ बचा क्या? 11/13, 11/13 करूंगा, पॉइंट लगाया, 0 जुड़ गया, ये 8 बार में जाएगा लगभग, 8 × 3 = 104। तो ये 0.8 समथिंग कुछ जुड़ेगा।
तो ये 0.67 हो गया, 0.60 या 0.7 समथिंग होगा, 0.8, सबसे छोटा तो 0.60 वाला ही दिख रहा है, मतलब 3/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हायर मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का, समरूप त्रिभुज क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। ये मेरे 5 उंगली और ये मेरे 5 उंगली, इसको मैं ऐसे जोड़ूं ना तो 5 के 5 हूबहू आ जाएंगे। हूबहू एक दूसरे के ऊपर आ जाना क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंसी कहलाता है, सर्वांग समता कहलाता है। लेकिन मिलते जुलते, जैसे मैं आपके हाथ और मेरे हाथ की तुलना करूं तो आपके भी 5 उंगली मेरे भी 5 उंगली मिलते जुलते होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसे नहीं, एकदम एज इट इज नहीं होंगे, मिलते जुलते जरूर होंगे, तो मिलते जुलते समरूप बोलते हैं। ठीक जैसे ये एक ट्रायंगल है छोटा, इसका थोड़ा बड़ा रूप हो जाएगा लेकिन दिखेगा ऐसे ही, इसको बोलते हैं समरूपता। तो ध्यान रखना, समरूपता के केस में जैसे ये पहला ट्रायंगल है, ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल, इसके साइड है ए बी सी, ये मान लो आपका डी ई और एफ। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ये क्या आता है आपको मालूम, ये जो भी समरूपता वाले साइड्स रहते हैं ना उसका स्क्वायर आता है। इन दोनों का अनुपात निकालना हो तो ए अपॉन डी, जैसे इधर वाला साइड ए है, इधर वाला साइड डी है, तो ए अपॉन डी का स्क्वायर। ये बराबर किसके रहेगा, ये दोनों जो साइड साइड है ना बी और ई, बी और ई के स्क्वायर, वैसे ही सी और एफ के स्क्वायर, ऐसा रहता है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 9 है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 2 और 3 ही होगा, तभी तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, आंसर आ गया कितना, 2 और 3, है कि नहीं। ठीक, समझ आ रही बात। अच्छा चलो आपके लिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर इसका अनुपात 16 और 25 होता तो तुरंत बताओ क्या होगा इसका आंसर, 16 और 25 का। चलो मैं ही बता देता हूं, तीसरे क्वेश्चन में पूछूंगा, उसका कमेंट बॉक्स में सब आंसर देंगे और सब आंसर देंगे, है ना। 16 और 25 होगा ना, तो ये 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 25 का होता है 5, 4 और 5 होता है, तभी तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क, ये 4 और 9 होकर 169 और 121 होता। अब मुझे भुजाओं का अनुपात बताएंगे, देखते हैं कितने समझदार लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये मैथ्स का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा कैलकुलेशन बताने के लिए, लेकिन आप उसको एक बार समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। जब भी ये दशमलव वाले को मल्टीप्लाई या स्क्वायर करना होता है ना, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको भिन्न में बदल लें, फ्रैक्शन में बदल लें। जैसे 0.1 का स्क्वायर, तो मैं 0.1 को 1/10 लिख सकता हूँ क्या, 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/100, 2 नंबर के बाद दशमलव तो 2 जीरो लगा दिया, इसका स्क्वायर प्लस ये 9/1000 है, इसका स्क्वायर, हाँ कि ना। और ये अंडर रूट में है ना, अभी अंडर रूट में है। चलो फिर यहाँ पे 1/100 और फिर उसका स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे 1/1000 क्योंकि 3 नंबर के बाद दशमलव है तो 3 जीरो जोड़ूंगा मैं, ये स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9/1 2 3 4, 4 जीरो लगाना पड़ेंगे मुझे, अब स्क्वायर, हाँ कि ना सर, हाँ। इसको मैं आगे सॉल्व करूँ, अभी अंडर रूट में ही है, थोड़ा ये हौच पच होगा बट ठीक। वो पहला वाला सॉल्व करूंगा, 1/100 मिलेगा मुझे, 1/100 प्लस 1/, ये 2 जीरो है, स्क्वायर करूंगा तो 2 जीरो और जुड़ जाएगा, 1/, ये 10,000 हो जाएगा, 2 डबल जीरो, और ये 3 की जगह 6 जीरो हो जाएगा, 9 का 81 होता है, और ये 3 जीरो मतलब 6 जीरो बन जाएंगे, बटे फिर ये 1 बराबर 4 जीरो, ये 1 रह गई, ये 3 जीरो जो है वो 6 जीरो बन जाएगा, 2 4 5 6, और ये 81 और नीचे जो 4 जीरो है वो 8 जीरो हो जाएगा, हाँ कि ना। ठीक, चलिए अब देखो, ऊपर वाले का मैं पूरा एलसीएम ले रहा हूं, है ना, ऊपर वाले का पूरा एलसीएम ले रहा हूं,
100, ये 4 जीरो है 10,000 और ये 6 जीरो है, तो ऊपर वाले जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये बता सकते हो क्या? लास्ट में एलसीएम जो सबसे ज़्यादा जीरो वाले हैं वही एलसीएम मिलेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ऊपर वाले में कितना? 6 जीरो है। अब आपको ये चीज़ मालूम होगा, ये 6 जीरो हो गया, यहाँ से मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूँ? 2 जीरो कट जाएगा, 4 जीरो, 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर मेरा वैल्यू क्या जाएगा? 10,000, 4 जीरो वाला प्लस यहाँ 4 जीरो है और यहाँ 6 जीरो है, तो काट पीट के 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे डायरेक्ट 81 आएगा। ठीक, अब ये बताओ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में ऊपर चढ़ जाता है कि नहीं? जैसे 4/5/6/7 है, तो कुल मिला को कैसे लिखा जाता है? 4/5 ऐसे, और 6 और 7 में 7 ऊपर चल देगा, 6 नीचे आता है। इतना मालूम क्या? तो बस इसमें भी मैं ये जो ऊपर जो है दशमलव था ना, उसको ऐसे लिख दिया, और जो भी नीचे होगा ना मैं उसको क्या करता हूँ? ऊपर लिख दूंगा। जो भी इसको सॉल्व करने से आएगा मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 6 जीरो है और यहाँ पे 8 जीरो है, तो 8 जीरो वाला एलसीएम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, 8 जीरो ही आ गया। ठीक, और इसको काटूंगा, 4 जीरो बचेगा, तो ये 10,000 प्लस यहाँ 6 जीरो है, ये काटेगा, 2 जीरो बचेगा, मतलब 100, और 81 से तो 81 ही रह जाएगा, हाँ कि ना? अब ये बताओ, इसका वैल्यू सेम आएगा और इसका भी वैल्यू सेम आएगा, ये और ये कट जाएगा, लास्ट में जो बचेगा वो क्या बचेगा पता है? ऊपर ये 8 जीरो, नीचे ये 6 जीरो, 8 जीरो में पूरा काट देंगे तो हम लोग कितना बचेगा? ऊपर 8 जीरो में से नीचे 6 जीरो काट देंगे तो 2 ही जीरो बच जाएगा, मतलब 100 बच जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आप इसको लाइक भी करेंगे अगर आपसे बनता होगा। मैंने बताया जिनका भी थोड़ा फिजिकल मेजरमेंट है, और भले वो फिजिकल अच्छा नहीं किया, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। अभी आज एग्जाम दिलाने बोल देंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो बस फिजिकल के लिए भी समय मिलेगा आपको। एग्जाम कब तक हो सकता है, ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया था, लास्ट में पिछले वीडियो में बोला जरूर था बट नहीं दे पाया था। तो ध्यान रखना, कम से कम 3-4 महीने मिलेंगे, क्योंकि ये 6 अलग अलग चरण हैं। पहला, अभी तो फॉर्म भराने के लिए ही 1 महीना मिल रहा है आपको, फिर उसके 1 महीने बाद अगर फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद प्री होगा, तो कम से कम 3-4 महीने का समय मिल रहा है इजीली, वो भी तब जब पूरा स्मूथ चले। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको जरूर बुनाएं। और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और कोर्स खरीदना ना भूलें अगर आपको लगता है कि, क्योंकि देखो बारीक बारीक अंतर होता है, दशमलव दशमलव में लोग चूकते हैं। हमको ये लगता है कि हम बिना किसी की मदद लिए आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपको बोलूँगा मदद जरूर लेना, मदद लेने से हमारा काम आसान हो जाता है। ये नहीं कि सिर्फ कोर्स लेके ही मदद ले सकते हो, आप यूट्यूब से वीडियो देखो, यूट्यूब से भी आपको बेटर ऑप्शन लग रहा है, कोई कोर्स लेना तो वो भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज का हेल्प लेना, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। एग्जाम निकलना ज़्यादा जरूरी है, ठीक, मदद लेना ज़्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि योगेंद्र साहू क्लासेस से ही मदद लें, आप कहीं से भी मदद लें, लेकिन मदद ले लेंगे, किसी का अनुभव साझा कर लेंगे, किसी से अनुभव प्राप्त कर लेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। मिलते हैं और किसी वीडियो में। धन्यवाद।